बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करते हैं, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हमने सीखना है वो एडजस्टिंग एंट्रीज को कैसे पास करते हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसको कब और कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज हम सीखेंगे। इसके अलावा इसमें हम वर्कशीट को सीखेंगे, जो वर्कशीट का इसमें मेन कंसेप्ट है और उसकी यूजफुलनेस कितनी है बिजनेस के लिए। सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देख लेते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए यहाँ पे अब एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन द वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक से ज़्यादा पीरियड के अंदर अफेक्ट करती हैं, तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। यानी कि डिवाइडिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस इनटू द रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स। अगर आप बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड को शॉर्टली आप डिवाइड कर लें, यानी 1 मंथली डिवाइड कर लेंगे, तो तब आपको एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत पड़ेगी। तो रिलेटिव रिक्वायर द use of the adjusting entries at the end of the each period. Adjusting entries are required for those transactions which affect the revenues or expense more than the one accounting period. जो ऐसे एक्सपेंस हैं या रेवेन्यूज हैं जिसका मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, तो उसके रिलेटेड ये हम ट्रांजेक्शन को हम सीखेंगे इसमें। अब एडजस्टिंग एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, उसकी 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज। तो एडजस्टिंग एंट्री की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली इसकी टाइप्स है फर्स्ट टाइप, एंट्री टू अपोर्शन द रिकॉर्ड द कास्ट। यानी अब ऐसी कास्ट जिसका कुछ अपोर्शन आपने एक पीरियड के लिए रिकॉर्ड करना है और बाकी उसका नेक्स्ट पीरियड के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो सेकंड इसकी टाइप्स है एंट्रीज टू अपोर्शन द अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी इसी तरह रेवेन्यूज के रिलेटेड आपने उसका कुछ अपोर्शन अब करंट पीरियड के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी उसका नेक्स्ट पीरियड के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस कौन कौन से हैं उनको आपने रिकॉर्ड करना है। इस तरह एंट्रीज टू रिकॉर्डेड द अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। अनरिकॉर्डेड रेवेन्यूज कौन कौन से हैं उसको आपने रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज टू अपोर्शन द रिकॉर्ड द कास्ट, तो आपने उसकी कास्ट का पोर्शन यानी कुछ उसका पार्ट आपने रिकॉर्ड करना है। तो अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अब एक कंपनी है, उसने इंश्योरेंस परचेज कर ली है, तो वो उसने इंश्योरेंस जो परचेज की है वो 1 ईयर के लिए परचेज की है। तो अब उसका जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो क्लोज हो रहे हैं 1 मंथ के लिए। तो हम 1 मंथ के लिए आपने उसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे ये देखें, इंश्योरेंस टू इलस्ट्रेट दीज concept assumed that the November 1st Robert Real Estate Company paid the 600 for the 1 year fire insurance policy covering the building के लिए उसने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, फायर इंश्योरेंस। दिस एक्सपेंडिचर वर डेबिटेड टू द एन एसेट अकाउंट बाय द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। अब जब उसने इंश्योरेंस परचेज की है तो सबसे पहले आपने उसको एज ए एसेट्स के तौर पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अभी ये इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुई है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस टू कैश, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को डेबिट साइड पे लिख लिया और कैश को क्रेडिट साइड पे, परचेज अ 1 ईयर फायर इंश्योरेंस। अब ये हर मंथ इसको एक्सपेंस के तौर पे आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट साइड पे इस वजह से आया है, यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये बेसिकली प्रीपेड एसेट्स के तौर पे लिखा जाता है इसको। और कैश क्या है, ये भी एसेट्स हैं, एसेट्स डिक्रीज हुए हैं तो इस वजह से इसको क्रेडिट किया, तो 600। अब उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 मंथ क्लोज हो रहा है, तो अब ये 600 जो उसने परचेज किया है फॉर द 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए उसने परचेज किया है, तो इसको 1 मंथ में आपने कैसे क्लोज करना है, तो 600 को आपने 12 पे डिवाइड कर देना है। 12 पे डिवाइड करके फिर इसको आपने एज ए 1 मंथ का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना है। तो आपने इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो आप इसकी ट्रांजेक्शन कैसे पास करेंगे, यहाँ पे देखें, ये देखें 600 को उसने 12 पे डिवाइड किया तो उसकी कास्ट आ जाएगी 50, तो 1 मंथ के लिए उसकी कास्ट बन जाएगी 50। तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों डेबिट हो रहे हैं, उससे ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है, तो इस वजह से डेबिट हो रहे हैं। क्रेडिट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अब ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस उसका एसेट था, अब जो 600 का एसेट था वो कम हो गया है, तो अब इसी वजह से इसको हम क्रेडिट कर देंगे 50 के साथ डेबिट साइड पे और 50 के साथ क्रेडिट साइड पे। तो इस तरह सबसे पहले उसने इंश्योरेंस जो परचेज की उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको एज ए एक्सपेंस आपने 1 मंथ के तौर पे आपने रिकॉर्ड करना, तो आप इस तरह आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। उसने ऑफिस सप्लाईज परचेज की है अपने बिजनेस के लिए, तो ऑफिस सप्लाईज उसने परचेज की है 720 की उसने ऑफिस सप्लाई परचेज की है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको उसी तरह ऑफिस सप्लाई डेबिट साइड पे और कैश क्रेडिट साइड पे, परचेज द ऑफिस सप्लाई। अब ये ऑफिस सप्लाई जो उसने परचेज किया, अब इसको उसने 1 मंथ के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसने कितने मंथ के लिए ये परचेज की है। ऑफिस स्टेशनरी सप्लाई टू लास्ट द सेवरल मंथ,
फॉर द सप्लाईज, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने ये बताया होगा नो एंट्री वर मेड ड्यूरिंग द नवंबर एंड टू रिकॉर्ड द डेट टू द यूजेज ऑफिस सप्लाईज बट द नवंबर 30th ऑफिस सप्लाई 500 वर द स्टिल ऑन हैंड द सप्लाईज कास्टिंग 220 यूज ड्यूरिंग द नवंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द दिस मंथ एंडेड, ठीक है। अब उसमें उसके पास 500 की जो सप्लाई है ऑन हैंड है और 220 की यूज हो चुकी है, जितनी यूज हो जाएगी वो एक्सपेंस बन जाएगा। तो अब 220 की सप्लाई यूज हो गई है तो 220 की सप्लाई उसने एज एक्सपेंस लिख लिया और बाकी की सप्लाई ऑन हैंड रह गई है। तो यहाँ पे ये देख लें ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस टू ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस सप्लाई जो पहले उसने डेबिट साइड पे एसेट के तौर पे लिखा था, अभी उसी तरह इसको आप क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस टू ऑफिस सप्लाई 220 के साथ ये इतनी यूज हो गई है, 720 में से 500 की ऑन हैंड है। तो ऑन हैंड मतलब ये अभी अनयूज्ड है। अनयूज्ड जो सप्लाई है वो उसका ऐसे एसेट के तौर पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह फिर अब और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें डेप्रिसिएशन की एक एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द बिल्डिंग टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, ये हमने चैप्टर 3 के अंदर सीखा था। तो डेप्रिसिएशन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ के ऊपर आप डिवाइड करके 1 मंथ की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, तो इस तरह आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसकी यूजफुल लाइफ दी होगी तो उसकी लाइफ के ऊपर आप उसको डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट की है। ऑफिस इक्विपमेंट को भी इसी तरह आपने रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसकी लाइफ के ऊपर डिवाइड किया तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये लास्ट चैप्टर 3 के अंदर हम सीख चुके हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट उसका एडजस्टिंग एंट्री का कंसेप्ट है पोर्शन अनअर्न रेवेन्यू, यानी ऐसे रेवेन्यू जो हमने उसका कुछ पोर्शन रिसीव कर लिया है लेकिन बाकी जो है वो नेक्स्ट के अंदर उसको रिसीव करेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक मैनेजमेंट उसने कैश रिसीव किया है और अनअर्न मैनेजमेंट फीस जो है वो क्रेडिट हो गई है। कैश डेबिट साइड पे आ गया। ये अनअर्न मैनेजमेंट फी ये लिबिलिटीज है, ये अभी उसने उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी, अभी सर्विसेज देनी है। तो ये सर्विसेज जब बाद में देगा तो उस टाइम पे ये लिबिलिटी कम होकर डेबिट साइड पे आ जाएगी और उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट फीस जो अर्नड है उसका रेवेन्यू है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी इसको एज ए रेवेन्यू के तौर पे हम नहीं लिखेंगे। उसने कलेक्ट द एडवांस 6 मंथ फीस उसने रिसीव कर ली है प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द फ्रैंक डे, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे ये देखें, उसने यहाँ पे इतनी सर्विसेज उसने रिसीव कर ली है। अनअर्नड मैनेजमेंट फीस टू मैनेजमेंट फीस अर्नड। अब यहाँ पे 300 के साथ वो डेबिट साइड पे आ गया और 300 के साथ क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे क्या होगा, उसकी लिबिलिटी कम होगी। जितनी उसने अभी उस 1800 में से ये जो अमाउंट है 1800 में से 300 की सर्विसेज उसने प्रोवाइड कर दी है। अभी बाकी जो 1500 है उसकी सर्विस अभी उसने प्रोवाइड करनी है तो उसकी एज ए लिबिलिटी के तौर पे ही उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अनअर्न मैनेजमेंट फीस टू मैनेजमेंट फीस अर्न 300 के साथ, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए। फॉर एग्जांपल उसने कोई लोन लिया था लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना था, वो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो वो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है। सैलरी उसने पे करनी थी, पे ही नहीं की तो सैलरी पेएबल होगी। बिजली का बिल था या यूटिलिटीज के बिल थे वो उसने पे करने थे, वो पे ही नहीं किए तो ऐसे एक्सपेंस जो है वो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस होंगे। तो उसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे ये देखें एक नोट पेएबल का उसने ये फॉर्मेट दिया हुआ है। एक उसने बैंक से लोन लिया है तो 3000 लोन लिया है एंजलिस कैलिफोर्निया नवंबर इन फर्स्ट 3 मंथ का, तो उस पे 3000 उसने लोन लिया तो 12% पर ईयर 12% उसने उसके ऊपर लोन पे इंटरेस्ट पे करना है। तो जब उसने लोन लिया तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या पास हो जाएगी, कैश उसके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, नोट्स पेएबल। तो इस तरह इसने रिकॉर्ड किया होगा। ये देखें कैश टू नोट्स पेएबल, लोन लिया तो रिकॉर्ड हो गया 12% पे। अब उसने हर मंथ इसका इंटरेस्ट भी पे करना है तो 1 मंथ का आपने इंटरेस्ट कैसे निकालना है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये 0.12 लिख लिया इसको, यानी 100 पे डिवाइड कर लिया है तो डिवाइड बाय 1/12, तो 1/12 करेंगे तो कितना आ गया 90। अब ये 90 जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, इसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। तो इसको आप जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये देखें इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल, अभी पे नहीं हुआ, अगर पे कर दिया होता तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैश हो जाता। अभी ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है तो इसको आप इस तरह रिकॉर्ड कर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल। तो वो कितना आया, ये 30 आ गया। ये 30 कैसे कैलकुलेट हुआ, 1 मंथ के लिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 12% और डिवाइड 1/12,
तो ये आ जाएगा 30, ये 1 मंथ का इंटरेस्ट। इस तरह नवंबर में, फिर इसी तरह दिसंबर में और जनवरी में, हर मंथ के अंदर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड होगा। एट द एंड जब उसने लोन वापस करना है उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ, 30 × 3 करेंगे तो 90, यानी 3 मंथ के लिए उसने $90 इंटरेस्ट पे करना है। तो इस तरह इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह अक्रूवल सैलरी, यानी अक्रूवल सैलरी मतलब जो उसने कैश के ऊपर सैलरी पे नहीं की। अक्रूवल बेसिस एक होती है, अक्रूवल मतलब क्रेडिट के बेसिस के ऊपर। तो अक्रूवल सैलरी मतलब उसने, यानी वर्कर्स ने काम कर लिया है, अभी सैलरी पे नहीं की। तो यहाँ पे ये देखें, इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी पेएबल 180 के साथ, यानी वर्कर्स ने काम कर लिया लेकिन उसको सैलरी पे नहीं की। अगर आप सैलरी पे कर देते तो इसको रिकॉर्ड कर लेते सैलरी एक्सपेंस टू कैश। तो यहाँ पे इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, तो अगर आपने यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाए, ओवरलैपिंग फॉर द 2 पीरियड मतलब, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जो प्रीवियस पीरियड की सैलरी थी, सैलरी पेएबल क्रेडिट थी, उसको डेबिट साइड पे लिखा, सैलरी एक्सपेंस एंड कैश। 180 प्रीवियस पीरियड की सैलरी, 45 करंट पीरियड की सैलरी उसने पे कर दी है एंड 225 ओवरऑल उसने जो सैलरी पे कर दी है। तो इस तरह अगर ओवरलैपिंग फॉर द 2 पीरियड हो जाए कि 2 पीरियड के दौरान आपने एक्सपेंस पे करना, तो आप इस तरह पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया था ये एक्सपेंस हो गए, सैलरी पेएबल ये उसकी लायबिलिटीज हो जाएंगी। उसके बाद है रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल टू मैनेजमेंट फीस अर्नड। तो आपने यानी सर्विसेज दे दी है लेकिन उसके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं की, तो उसको फिर आप डेबिट साइड पे आप लिख लेंगे मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल, ये आपके एसेट्स बन जाएंगे, और मैनेजमेंट फीस अर्नड ये रेवेन्यूज बन जाएंगे। तो इसी तरह अगर ये भी ओवरलैपिंग हो जाए तो कैश आप रिसीव किया तो मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल ये प्रीवियस पीरियड की, करंट पीरियड की मैनेजमेंट फीस अर्न ये 120 इसको ऐड करके 240, इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज के कुछ कंसेप्ट हैं, तो इसको आप देख लें। इसी से हमारी फिर वर्कशीट बनेगी, इसी से हमारे एडजस्टिंग एंट्रीज सारी डिटेल से पास होंगी। पहली है अ पोर्शन ऑफ द अनरिकॉर्डेड, अ पोर्शन टू द अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। सबसे पहली टाइप्स जो हम देख लेते हैं कौन सी है, 4 टाइप्स इसकी हमने देखी हैं। फोर टाइप्स एडजस्टिंग एंट्रीज की। एंट्रीज टू अपोर्शन द रिकॉर्डेड कास्ट, मतलब उसका कुछ पोर्शन कास्ट का आपने रिकॉर्ड करना है, कुछ बाकी जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि उसने इंश्योरेंस परचेज की थी 1 ईयर की, लेकिन 1 मंथ के तो एक्सपेंस के तौर पे उसे रिकॉर्ड करना है, तो उसको उसका पोर्शन हमने रिकॉर्ड किया, बाकी नेक्स्ट 11 मंथ के लिए आगे ट्रांसफर कर दिया है। इस तरह जो भी एक्सपेंस होंगे कुछ उसका पोर्शन उस करंट पीरियड में रिकॉर्ड होगा, बाकी जो पोर्शन होगा वो नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह रेवेन्यूज के लिए है एंट्रीज टू पोर्शन द अनअर्न्ड रेवेन्यू, तो उसका कुछ रेवेन्यू का पोर्शन उसने अभी रिकॉर्ड कर लिया, रेवेन्यू अभी रिसीव कर लिया, बाकी जो पोर्शन होगा वो नेक्स्ट पीरियड में रिसीव करेगा। इस तरह एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसने इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया, सैलरी पे नहीं की, तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप उसको आप फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। इसी तरह रेवेन्यूज हैं, जो अगर रेवेन्यूज ने सर्विसेज दे दी है लेकिन